जय हिंद। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जियोग्राफी का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपको तारों के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तारे का उदय कैसा होता है और तारे का अंत कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो है हम जियोग्राफी की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें इसे हम खगोलीय विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? खगोलीय विज्ञान कहते हैं। जबकि तारे ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है खगोलिकी। क्या कहलाता है? खगोलिकी कहलाता है। तो आज से हम जो है सबसे पहले तारे का अध्ययन करते हैं कि तारा किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से तारे का अंत होता है। तो जो है आप लोग अपने भैया भाभी भाई बहन जो भी लोग हैं, दोस्त, जिन भी लोगों को, उन सभी तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में होने वाले या फिर मिलने वाले क्वेश्चन के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अंत तक वीडियो को देखना ना भूलें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे सामने आता है कि तारे का निर्माण कैसा होता है। तारे के निर्माण की बात करते हैं कि तारा बनता कैसे है। तो तारा एक विरल गैस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विरल गैसों का एक ऐसा मिश्रण, विरल गैसों का एक ऐसा मिश्रण जो कि बादल का रूप ले लेता है। गैसों का एक ऐसा मिश्रण जो कि बादल का रूप ले लेता है, वह धीरे धीरे एक निहारिका तैयार करता है। विरल गैसें होती, ये रही विरल गैस, यह बादल का रूप ले लेगी और बादल का रूप लेने के बाद में अपनी एक निहारिका यानी कि गैस की जलती हुई मशाल की तरह एक निहारिका का निर्माण कर लेती है। ठीक है, एक निहारिका का निर्माण कर लेती है और फिर ये जो है इसके बाद में ये क्या बनता है? तारा बनता है। क्या बनता है? यह तारा बनता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सूरज एक तारा है। क्या है? सूरज एक तारा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूरज एक तारा है, जो कि हमारे पूरे सौर मंडल के लिए एक वरदान है, जो कि पूरे सौर मंडल को जो है प्रकाशित करता है। तो तारा क्या है? सूरज क्या है? एक तारा है। तो हम तारे के विषय में बात करते हैं। मैंने बताया कि विरल गैसों का एक ऐसा मिश्रण जो कि बादलों का रूप ले लेता है, तत्पश्चात वह निहारिका का निर्माण करता है और उस निहारिका के माध्यम से जो है तारा तैयार होता है। किसका? ठीक है, निहारिका का विवरण कर, निहारिका का निर्माण करके तारा बनता है। कैसे? तो इसमें क्या, हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन कर जो है निहारिका का निर्माण कर जो है तारा बनता है। क्या करके? संलयन करके, संलयन करके यानी कि दोनों का मिलाकर जो है संलयन करके जो है तारे का निर्माण होता है। और इसी के पश्चात जो है तारा तो बन गया, लेकिन तारे के जब अंत आता है, तारा इस प्रकार से तैयार होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, गैसों का एक समूह होता है जो कि बादल का रूप ले लेता है। कौन सी गैसों का? विरल गैसों का एक समूह, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, विरल गैसों का एक समूह। और फिर हम बात करें तो वो निहारिका का क्या करता है? निहारिका का निर्माण करता है और फिर वह एक तारे का रूप ले लेता है। क्या कर देता है? वो तारे का रूप ले लेता है। और यहाँ पर ये जो गैस होती है यह प्लाज्मा अवस्था में होती है। प्लाज्मा अवस्था की बात करें तो हम किसी गोंद को देखें, दूध के ऊपर की तोड़ देखें, हम दूध के ऊपर जो तोड़ जम जाती है वो ऐसा, ठीक है, जैसे कि जमी हुई लस्सी, ये सब क्या होते हैं? ये प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई गाढ़ा पदार्थ, ना तो वो मतलब कहने का कि ना वो घुलनशील होकर मतलब एक धारा में चल सकता है और ना ही वो एक जगह बैठ सकता है। जैसे कि हमारे गले में से निकलने वाला खखार, वो जो खखार होता है, वह खखार क्या होता है? उस खखार को जब हम निकालते हैं तो उस पर कितना भी पानी डालो वो खखार आगे जाता ही नहीं, उसको ज़्यादा डालना पड़ता है तब जाके वो आगे जाता है। तो उसका एक उदाहरण दिया मैंने कि इसी प्रकार से सूरज के अंदर भी क्या है? ऐसी विरल गैसें हैं जो कि अपने आप में ऐसे डगमगा रही है, ऐसे हिल रही है विरल गैसें। कैसे? प्लाज्मा अवस्था में। क्या है अंदर? विरल गैसें का क्या है? बादल है और प्लाज्मा अवस्था में से हिल रहे हैं, डगमगा रहे हैं ऐसे ऐसे, इधर मारो लात, इधर मारो लात, ऐसे जो है हिलते जा रही है। ठीक है, तो जब किसी तारे का अंत होता है तो वह तारा लाल दानव का रूप ले लेता है। क्या करता है? वह लाल दानव का रूप ले लेता है। क्या करता है? किसी तारे का अंत होता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है।
अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि ये जो आपको लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा की अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर सीमा 1.44 होती है। या तो 1.44 कम होगी या तो 1.44 ज्यादा होगी, यानी कि हम 1.5 गुना समझ सकते हैं। ठीक है, 1.5 गुना समझ सकते हैं। तो लाल दानव जो होता है, लाल दानव जब किसी तारे की अंत होने लगता है तो वह लाल दानव की अवस्था में चला जाता है और लाल दानव की अवस्था से वो क्या बन जाता है, श्वेत वामन बन जाता है। क्या बन जाता है, श्वेत वामन बन जाता है। ठीक है, और जब श्वेत वामन कैसे बनेगा, यदि इस लाल दानव जो है यानी कि लाल दानव जो मेन तारा होता है, मेन तारा मतलब मेन तारे की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूरज, सूर्य। किसकी बात कर रहे हैं, सूर्य की। तो मेन तारा क्या हो गया हमारा, सूर्य। तो जब सूरज जितना बड़ा है, सूरज से अगर यह 1.5 गुना यानी कि 1.44 अगर छोटा रहा तो ये क्या बन जाएगा, श्वेत वामन। क्या बन जाएगा, श्वेत वामन। चंद्रशेखर सीमा के माध्यम से अगर यह सूरज क्या है, एक तारा है, वह अगर 1.44 गुना छोटा हो जाता है जब लाल दानव का रूप लेकर वो जब अपनी अवस्था, अपनी आयु, उसकी आयु जब खत्म होने लगती है, तब जब वह 1.44 गुना अगर छोटा हो जाता है तो श्वेत वामन का रूप ले लेता है। क्या करता है, श्वेत वामन का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से हम बात करें तो यही तारा सूर्य जब लाल दानव बनता है और 1.44 अगर बड़ा हो जाता है यानी कि 1.5 गुना अगर बड़ा हो जाता है तो ये अभिनव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है। अभिनव तारा कब कहलाएगा, जब किसी तारे, जब कोई मेन तारा जो कि जब सूरज की उम्र खत्म होने वाली होती है, उसकी एज खत्म होने वाली होती है और अपनी खत्म एज के समय अगर वह 1.5 गुना छोटा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, श्वेत वामन। और अगर वह 1.5 गुना बड़ा हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं अभिनव तारा। क्या कहते हैं, अभिनव तारा। तो ये जो दोनों कैटेगरी है ये किसी तारे के अंत की कैटेगरी होती है, किसी भी तारे के अंत की कैटेगरी होती है ये दोनों स्थिति। उसके बाद में जो श्वेत वामन होता है ये काला वामन बन जाता है और इधर ये जो बड़ा तारा यानी कि अभिनव तारा है ये क्या हो जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। इसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम ये टॉपिक थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए। तो ठीक है, ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड ऐसे आकाशीय पिंड, ब्रह्मांड यानी कि ऐसे आकाशीय पिंड जो आसमान में हमें दिखाई देते हैं। आकाशीय पिंड यानी कि देखो इसका उदाहरण बताऊं तुम्हें, ब्रह्मांड किसे कहते हैं तो आकाशीय पिंड का एक ऐसा आकाशीय पिंडों से भरा है ब्रह्मांड को मिलाकर। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड आकाशीय पिंडों से भरा हुआ है जहां पर हमें तारे, निहारिका और आकाश गंगाएं बहुत सारी चीजें मिलेगी, हमें जाने बहुत सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, ऐसे हमें बहुत सी चीजें मिलेगी। तो आकाशीय पिंड ये क्या हो रहा है, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यानी कि ब्रह्मांड मान लीजिए इतना बड़ा है लेकिन एक ऐसी शक्ति, उस शक्ति का पता वैज्ञानिक नहीं लगा पाए जो इस ब्रह्मांड को धीरे धीरे खींच रहा है और बड़े करते ही जा रहा है। किसको, ब्रह्मांड को धीरे धीरे एक चुंबकीय शक्ति अपनी तरफ खींच रही है और क्या कर रही है, बड़ा करते ही जा रही है। ठीक है, किसको, ब्रह्मांड को। यानी कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है या नहीं, तो बिल्कुल ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। बल्कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा संख्या तारों की है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा संख्या क्या है, तारों की है। हमें दिखाई पड़ने वाले वह समस्त आकाशीय पिंड ब्रह्मांड कहलाते हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। दिखाई पड़ने वाले वह समस्त आकाशीय पिंड ब्रह्मांड कहलाते हैं और ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की होती है। किसकी संख्या होती है, सर्वाधिक तारों की संख्या होती है। फिर हम बात करें तो तारा किसे कहते हैं, तारा उसे कहते हैं जिसके पास अपनी ऊष्मा यानी कि अपनी हीट हो और जिसके पास अपनी लाइट यानी कि उसके पास अपना प्रकाश हो।
ऊष्मा और प्रकाश, जिस भी वस्तु के पास अपनी ऊष्मा हो और अपना प्रकाश हो वह तारा कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर इस तारे की बात करें, तारे की पहचान करने के लिए उसके पास अपनी ऊष्मा होनी चाहिए और उसके पास अपनी खुद की लाइट होनी चाहिए। अभी हमारे पास में बल्ब चल रहा है तो क्या इसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं, ये तो ले रहा है ना किसी से वायर के माध्यम से, इसके पास कहाँ लाइट, ये तारा नहीं कहलाएगा। तारा उसे ही कहते हैं जिसके पास अपनी ऊष्मा हो यानी कि उमस हो और जिसके पास अपनी खुद की लाइट हो, तो वह तारा कहलाता है। ये तारे की पहचान हो गई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विरल गैस। तो विरल गैस क्या है? घने बादलों का बना एक समूह है जो क्या बन जाता है? निहारिका और संलयन करता है हाइड्रोजन का हीलियम में, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन करता है और उसके पश्चात वह क्या बन जाता है? तारा बन जाता है। तारे का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है? तारे का निर्माण करता है। और तारे के अंदर जो विरल गैस है वो कौन सी अवस्था में? तो तारे के अंदर जो विरल गैस है वह प्लाज्मा अवस्था में है। प्लाज्मा यानी कि दूध की तौर बताऊं मैं आपको, सीधा सा उदाहरण देता हूं कि जो खखार आता है किसी इंसान के मुंह से, जो खखार आता है उस खखार को हाफ करके निकालता है ना, वो जो खखार होता है वह प्लाज्मा अवस्था में होता है। कैसे डगमगाता है, ऐसे हिलता है यूं डगमगाते हुए, ठीक है। हिलता है कि नहीं हिलता है? हिलता है ना, हाँ। तो वो जो डगमगाते हुए हिलता है ना, उसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो वही अवस्था जो है सूरज के अंदर विरल गैसों की होती है, वही अवस्था सूरज के अंदर विरल गैसों की होती है। फिर हम बात करें लाल दानव। ये रहा लाल दानव, क्या करता है? ईंधन समाप्त हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि तारा होता है, तारे की जब उम्र खत्म हो जाती है, मतलब कि उसके अंदर का ईंधन जब समाप्त हो जाता है तो उसकी जो है वह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है तो वह क्या बड़ा आकार ले लेता है। यह तारा है, यह तारा है, सूरज एक तारा है। सूरज की जब उम्र खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी एज खत्म हो जाएगी, तो वह बड़ा आकार ले लेगा और अपने आप को पूरा लाल कर लेगा। क्या कर लेगा? सूरज अपने आप को पूरा लाल कर लेगा। जब सूरज की उम्र खत्म हो जाएगी तो सूरज अपने आप को पूरा लाल कर लेगा और इसी के पश्चात सूरज का धीरे धीरे अंत होने लगेगा इंडो कैटेगरी के माध्यम से। समझा रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुकना। लाल दानव समझ में आ रहा है? जिसके पास अपना ईंधन समाप्त हो जाए वह लाल दानव का रूप ले लेता है। वो लाल दानव क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? लाल दानव बड़ा होता है, ठीक है। फिर हम बात करें श्वेत वामन। तो श्वेत वामन क्या होता है? श्वेत वामन को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं। पूछे जाते हैं क्वेश्चन जियोग्राफी विभाग, जियोग्राफी के जो भी एग्जाम होती है उससे पूछा जाता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है वो। तो जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? श्वेत वामन को जीवाश्म तारा कहते हैं। श्वेत वामन जो कि लाल दानव का रूप लेकर 1.44% अगर छोटा हो जाता है तो वह श्वेत वामन बन जाता है और श्वेत वामन को जीवाश्म तारा कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको जीवाश्म तारा? क्योंकि यह अंतिम रूप से आखिरी बार चमकता है। क्या करता है? आखिरी बार चमकता है, इसके बाद में कभी चमकने नहीं वाला है। ये इसकी अंतिम अवस्था होती है जिसमें चमकता है, इसके बाद वह नहीं चमकने वाला होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं। और ये क्या होता है? अंतिम बार चमकता है। क्या करता है? अंतिम बार चमकता है। तो श्वेत वामन को जीवाश्म तारा कहते हैं क्योंकि ये आखिरी बार चमकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं काला वामन। काला वामन की बात करें तो श्वेत वामन चमकता है, ठीक है। काला वामन कहाँ पर है? काला वामन तो ये रहा काला वामन, ठीक है। काले वामन की बात करें तो श्वेत वामन क्या होता है? चमकता है, ठीक है, किंतु काला वामन नहीं चमकता है। काले वामन की बात करें तो जब इसके पास श्वेत वामन की अवस्था होती है, यानी कि जब काला वामन बनने से पहले ये क्या होता है? श्वेत वामन होता है। तो काला वामन बनने से पहले ये श्वेत वामन की स्थिति में चमकता है, जिसे कि हम जीवाश्म तारा कहते हैं। और इसकी आखिरी स्थिति होती है जब ये जीवाश्म तारा चमकता है। इसके बाद में क्या होता है? यह काला वामन का रूप ले लेता है, ठीक है। श्वेत वामन की स्थिति में अंतिम रूप से जब ये चमकता है उसके बाद यह काले वामन का रूप ले लेता है और श्वेत वामन को ही हम जीवाश्म तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा ये है 1.44 छोटा, 1.44 बड़ा, 1.5 गुना छोटा, 1.5 गुना बड़ा, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा कि तारे की जो है स्थिति कैसे होती है। पूर्ण रूप से बता रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं इस लाल दानव। लाल दानव क्या करता है, सूरज ये है, सूर्य है, सूर्य खुद एक तारा है, जब इसकी उम्र खत्म होने वाली होगी तो ये लाल दानव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाल दानव। वो लाल दानव बढ़ता है तो इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। सूरज की उम्र जब खत्म होगी तो इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और इसे हम लाल दानव के रूप से जानेंगे। और जब इसका आकार बड़ा हो जाएगा, यानी कि किससे बड़ा, सूरज से 1.44 यानी कि 1.5 गुना बड़ा हो जाएगा, तो इसी तारे को हम जो है अभिनव तारा कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिनव तारा कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, अभिनव तारा कहेंगे। लाल दानव की अवस्था के पश्चात अगर वह 1.5 गुना बड़ा हो जाता है तो उसे हम अभिनव तारा कहते हैं। और अभिनव तारा के बाद क्या बन जाता है, वो ब्लैक होल बन जाता है। अभिनव तारे के बाद में 3 सिचुएशन होती है, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अभिनव तारा जो होता है वह विस्फोटक तारा कहलाता है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि श्वेत वामन को हम जीवाश्म तारा कहते हैं, उसी प्रकार से अभिनव तारा को हम विस्फोटक तारा कहते हैं। विस्फोटक तारा क्यों, क्योंकि अभिनव तारा विस्फोट करता है। जब वह 1.5 गुना बड़ा हो जाता है तो वह विस्फोट करता है। क्या करता है, विस्फोट करता है, ठीक है। तो अभिनव तारा क्या कहलाता है, विस्फोटक तारा कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्फोटक तारा कहलाता है। फिर हम बात करें तो विस्फोटक तारा को समझ में आ गया होगा, अभिनव तारा विस्फोटक, क्योंकि ये क्या होता है, विस्फोट करता है। तारे की कौन सी अवस्था जो विस्फोट करती है, तो तारे की अभिनव अवस्था जो कि विस्फोट करती है, इसीलिए हम इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। और जब यह विस्फोट करता है तो इसके अपने 3 प्रकार के रूप हो जाते हैं। सबसे पहला न्यूट्रॉन तारा, सेकेंड पल्सर तारा, थर्ड क्वेसर तारा। तो जब ये न्यूट्रॉन की अवस्था में आ जाता है तब इसका घनत्व ज्यादा और आकार छोटा हो जाता है। यही अभिनव तारा जब न्यूट्रॉन की अवस्था में हो जाता है तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तारा इतना बड़ा है तो सिकुड़ कर घनत्व ज्यादा हो जाएगा, और घनत्व ज्यादा होगा तो छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो, कोई सी भी चीज है, मान लीजिए कि मैंने कुछ भी लिया, ये पेपर लिया मैंने, ये पेपर लिया, इसका घनत्व ज्यादा है। जिस प्रकार से इसको मान लीजिए अभिनव तारा, इसका घनत्व ज्यादा है। जब ये न्यूट्रॉन की अवस्था में आएगा तो इसका घनत्व कम है इसका। जब ये न्यूट्रॉन की अवस्था में आएगा तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और घनत्व कितना ज्यादा होगा, इस प्रकार से घनत्व ज्यादा होगा। और इसका आकार क्या हो गया, ये देखो, इसका आकार छोटा हो गया। इस तारे का आकार छोटा हो गया, जबकि इसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा। तो ये घनत्व ज्यादा हो गया, इसका देखो घनत्व ज्यादा हो गया, बल्कि इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ये कब होता है, विस्फोटक के बाद बनता है, यानी कि किसके, अभिनव तारा के विस्फोटक के बाद में यह न्यूट्रॉन तारा बनता है। अभिनव तारा विस्फोट करता है, उसी के बाद में न्यूट्रॉन तारा बनता है। कौन सा तारा बनता है, न्यूट्रॉन तारा बनता है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको वापस उसी अवस्था में ले आया, तो ये जो ये इसे तारा समझ लीजिए, तो ये फिर से कौन सी अवस्था में आ गया, फिर से ये अभिनव तारा की अवस्था में आ गया। लेकिन जब ये विस्फोट करेगा, विस्फोट करने के बाद में अगर न्यूट्रॉन तारा बन गया तो न्यूट्रॉन तारा बनते ही क्या हो जाएगा, इसका घनत्व बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, घना हो जाएगा। ये देखो घना हो गया, इस तरीके से पेज के समान हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी प्रकार से जो ये घना हो जाएगा, इसीलिए इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। और न्यूट्रॉन तारा घनत्व ज्यादा होता है, उसका आकार छोटा हो जाता है, विस्फोट के बाद बनता है। किसके, अभिनव तारा के विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा बनता है, जिसका घनत्व ज्यादा हो जाता है और आकार छोटा हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पल्सर तारा। तो पल्सर तारा चमकता है और बुझता है। अगर अभिनव तारा विस्फोट हुआ और इससे पल्सर तारे का निर्माण हो गया तो थोड़ा थोड़ा चमकेगा, थोड़ा थोड़ा बुझेगा, थोड़ा चमकेगा बुझेगा। जैसे घर में लाइट बंद चालू होता है ना, ऐसे चमक चमक करती है कभी कभी, या फिर किसी सीरीज को देख लीजिए, कहीं भी लाइट वाइट लगी रहती है, चमक चमक करती, उसी प्रकार से इसकी भी स्थिति हो जाएगी। किसके तारे, इसके पल्सर तारे। पल्सर तारा थोड़ा चमकता है, थोड़ा बंद चमकना, बंद चमकना, बंद चमकना, बंद चमकना, बंद, इसे चलता रहता है उसका, ठीक है। तो ये पल्सर तारे की स्थिति में ये थोड़ा चमकता है और थोड़ा बुझता है, थोड़ा चमकता है और थोड़ा बुझता है। कौन सा तारा, पल्सर तारा थोड़ा चमकता है और थोड़ा बुझता है। और इसकी संख्या क्या होती है, उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। ज्यादा संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि यह अपने पास में किसी नए चीज को, नए ग्रह को खींचता है। जैसे सूरज धरती को खींचता है कि नहीं खींचता है,
चंद्रमा भी धरती को खींचता है, उसी प्रकार से दोनों उलट पुलट करते हैं, इधर सूरज है इधर चांद है, दोनों खींचते हैं, इधर सूरज खींचता है इधर धरती को, इधर चांद खींचता है, सूरज चांद दोनों खींचते रहते, बेचारी धरती डगमगाती रहती है, घूमते घूमते ऐसे घूमते घूमते डगमगाती रहती है। और इसे डगमगाने की वजह से इस पे क्या होता है पता है आपको? ज्वार और भाटा आते हैं, समुद्री लहरें जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, इसे डगमगाने से ज्वार भाटा आता है। आगे पढ़ाएंगे खेरे टॉपिक, ठीक है? आप ये समझे सबसे पहले तो उच्च संख्या में इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है। कौन सा तारा? पल्सर तारा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेसर तारा। तो क्वेसर तारा क्या होता है? अंतिम अवस्था में होता है क्वेसर तारा, यानी कि यह भी अभिनव तारा से ही बनता है। किससे बनता है? अभिनव तारा से बनता है। अभिनव तारा का ब्लास्ट हुआ और हो सकता है कि इससे क्वेसर तारा बन गया हो, न्यूट्रॉन और पल्सर नहीं बना, और क्या बन गया हो? क्वेसर तारा बन गया हो। तो क्वेसर तारा अंतिम अवस्था में होता है और चुंबकीय क्षमता अति उच्च हो जाती है। क्या होती है? अंतिम अवस्था में होता है और चुंबकीय क्षमता अति उच्च हो जाती है, और इसी चुंबकीय क्षमता अति उच्च होने के कारण यह जो है किसी आकाश गंगा के अंदर चला जाता है, धीरे धीरे इसको खींच लिया जाता है और ये काला वामन बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? काला वामन बन जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें ब्लैक होल। अब ब्लैक होल, अगर इसकी बात करते हैं, अभिनव तारा आपको समझ में आ गया होगा। अभिनव तारे के 3 सिचुएशन है। अभिनव तारे की न्यूट्रॉन तारा बनता है विस्फोट के माध्यम से, पल्सर तारा और क्वेसर तारा। अभिनव तारा 3 सिचुएशन से गुजरता है। यह न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा और क्वेसर तारा 3 सिचुएशन को लेकर चलता है, और जब इन तीनों सिचुएशन से गुजर जाता है तो ये क्या बन जाता है? ब्लैक होल बन जाता है। और ये तारे की अंतिम अवस्था होती है। ये किसी भी तारे की अंतिम अवस्था होती है। सूरज का निर्माण विरल गैस से हुआ, सूरज का अंत ब्लैक होल के रूप में होगा। सूरज का निर्माण विरल गैस और सूरज का अंत कैसे होगा? ब्लैक होल के रूप में होगा। कैसे होगा? सूरज का अंत ब्लैक होल के रूप में होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। फिर व्हाइट होल, तो ये एक परिकल्पना है। ब्लैक होल समझ लेते हैं। ब्लैक होल जो होता है वह उसका घनत्व ज्यादा हो जाता है। ब्लैक होल का घनत्व क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। जैसे कि हम बात करें तो ये किसी इसको मान लेते हैं कि ये कोई ब्लैक होल है। ठीक है, ये ब्लैक होल तारा बन गया। ये इन अभिनव तारे में से किसी एक का रूप है, क्वेसर तारा, पल्सर या न्यूट्रॉन कोई भी है, तो ये जो है इसका घनत्व क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ये इसका घनत्व ज्यादा हो जाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस ब्लैक होल का घनत्व इतना खतरनाक होता है कि अगर हम इस ब्लैक होल से 1 चम्मच मिट्टी भी लेंगे और वो अगर उठाएंगे हम, तो उस ब्लैक होल की 1 चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथी के बराबर होता है। कितना? 10 हाथी के बराबर होता है। एक मतलब ब्लैक होल की मिट्टी का जो वजन होता है, उसका जो भार होता है, वह 10 हाथी के बराबर होता है। ब्लैक होल की अवस्था में जब कोई तारा चला जाता है तो उसकी जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी का भार, 1 चम्मच मिट्टी का भार जो है 10 हाथी के बराबर होता है। इतना भार हो जाता है। अब तुम समझ लो कि अगर ये ब्लैक होल, इसका एक तो घनत्व ज्यादा, अगर ये धरती से टकराया, खत्म पूरा खेल, धरती का पूरा खेल खत्म, क्रॉस होके चला जाएगा। ब्लैक होकर धरती से टकरा गया तो इतना घनत्व होता है इसके पास कि ये धरती के अंदर छेद करके निकल जाएगा। इतना घनत्व होता है किसमें? ब्लैक होल में। ठीक है, और ये तारे की अंतिम अवस्था होती है। फिर हम बात करें व्हाइट होल, तो व्हाइट होल एक परिकल्पना है। व्हाइट होल एक परिकल्पना है जो कि वैज्ञानिकों ने इस परिकल्पना को किया हुआ है। सॉरी, ब्लैक होल की जो है खोज किसने की थी? तो चंद्रशेखर ने की थी। वैज्ञानिक चंद्रशेखर, इस चंद्रशेखर सीमा जिसने बनाई, उसी ने जो है ब्लैक होल की खोज की थी। फिर हम बात करते हैं व्हाइट होल, तो व्हाइट होल एक परिकल्पना है और प्रकाश एक ही बिंदु से आता है, ऐसी परिकल्पना की जाती है। तो व्हाइट होल क्या है? व्हाइट होल एक परिकल्पना है जो कि प्रकाश एक ही बिंदु से आता है, इस प्रकार की परिकल्पना की जाती है। तो एक बार और हम बात करते हैं विरल गैस। विरल गैस क्या होती है? हीलियम और हाइड्रोजन का संलयन कर
केस के बादलों का निर्माण करती है और उन संलयन से वो निहारिका बन जाती है और निहारिका के माध्यम से वो क्या एक तारे का रूप ले लेती है। जिस प्रकार से सूरज एक तारा है, सूरज एक तारा है और जब उसका अंत होने लगता है तो वह लाल दानव बनता है और लाल दानव अगर वह बनता है तो लाल दानव बनने के बाद और आगे बढ़ता है वह और उसकी एज बढ़ती जाती है। तो अगर उसका आकार सूरज से 1.5 गुना छोटा है तो वह श्वेत वामन बन जाएगा और अगर उसका आकार सूरज से 1.5 गुना बड़ा है तो वह अभिनव तारा बन जाएगा और अभिनव तारा बनने के बाद में विस्फोट करेगा और अंत में इसकी अवस्था क्या हो जाएगी, ब्लैक होल हो जाएगी और इधर क्या काला वामन हो जाएगी। श्वेत वामन के बाद अगर ये 1.5 गुना छोटा है तो श्वेत वामन बन जाएगा और श्वेत वामन के बाद काला वामन बन जाएगा। तो ब्लैक होल के पास घनत्व इतना खतरनाक होता है कि किसी भी चीज को आसानी से खींच लेता है। तो ये जो ब्लैक होल होगा इसका घनत्व बेचारे का काला वामन का कम है, तो ये ब्लैक होल काले वामन को फटाक से खींच लेगा, हाँ मेरे पास आ जा, इसे करके खींच लेगा। ठीक है, तो आपको जो है आज तारे की उत्पत्ति समझ आई होगी। अगली भी वीडियो हम जो है ब्रह्मांड के विषय में लाएंगे, ब्रह्मांड में निहारिका क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, सौरमंडल और इन सभी चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।